कभी कभी अपराधी इतने शातिर तरीके से अपने काम को अंजाम देते हैं कि पुलिस को भी उन तक पहुंच पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। पर कहते हैं ना कि पुलिस अगर चाह दे तो गड़े मुर्दे भी खोद निकालती है। दरअसल आज की कहानी में पुलिस को एक ऐसा डेड बॉडी बरामद होता है जिसकी शिनाख्त करा पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। पर पुलिस अपनी कड़ी मुशक्क़त के बाद आखिरकार 10 दिनों के अंदर ही उस डेड बॉडी का शिनाख्त ही नहीं कराती है, बल्कि इस केस का खुलासा भी कर देती है। और पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है तो एक ऐसी सच्चाई सामने निकल कर आती है जिसे सुनने के बाद हर कोई चौंक सा जाता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है कि लोग अपने ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए न जाने कैसा कैसा दिमाग लगाते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है मुंबई शहर की। दरअसल मुंबई का एक थाना पड़ता है चेंबूर, और इसी चेंबूर का एक इलाका आता है हेमू कॉलोनी। हेमू कॉलोनी के अंतर्गत एक जगह है जिसका नाम है चरई तालाब। दरअसल ये चरई तालाब जो अपने आप में काफ़ी फेमस है, जहाँ पे अक्सर लोग सुबह से लेकर देर रात्रि तक अपने परिवार के साथ घूमने के लिए आते रहते हैं। बात कर रहा हूँ मैं 26 अक्टूबर की रात्रि के करीब 9:30 बजे के आसपास। दरअसल इसी चरई तालाब के पास काफ़ी भीड़ इकट्ठा हुआ था और वहाँ के इलाके के एएसआई हेमंत पाटिल अपने सिपाहियों के साथ वहीं घूम रहे थे। एएसआई हेमंत पाटिल जब उस भीड़ को देखते हैं वहाँ पे पहुँच जाते हैं। भीड़ भी जब इधर पुलिस को देखती है धीरे धीरे वहाँ से साइड हो जाती है। दरअसल वहाँ पे एक थैले के अंदर एक ऐसा डेड बॉडीज़ पड़ा था जो कई टुकड़ों में था। दरअसल वो डेड बॉडीज़ जो एक पार्सल के अंदर लाल कपड़ों में लपेटा हुआ था। उस डेड बॉडी के अंदर उसका हाथ पैर के अलावा उसका सर भी मौजूद नहीं था, लेकिन डेड बॉडी को देखकर साफ लग रहा था कि मरने वाली एक महिला है। एएसआई हेमंत पाटिल जब उस डेड बॉडी को देखते हैं, वहाँ पे मौजूद लोगों से जब पूछताछ करते हैं तो कोई भी व्यक्ति जवाब देने के लिए तैयार नहीं होता है। इसीलिए हेमंत पाटिल तुरंत ही थाने में फ़ोन करते हैं और अपने सीनियर अधिकारी को वहाँ पे बुला लेते हैं। थोड़ी देर के बाद पुलिस जब अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुँचती है, उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दरअसल पुलिस उस डेड बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज तो देती है, लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अब ये हो जाता है कि जब तक उस महिला का हाथ पैर और सर बरामद नहीं हो जाता तब तक पुलिस उस डेड बॉडी का शिनाख्त नहीं करा पाती। इसीलिए पुलिस उसी तालाब के अंदर उस महिला के बाकी शरीर के हिस्सों को भी ढूंढना शुरू कर देती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश तो कर लेती है, लेकिन उस डेड बॉडी का बाकी हिस्सा पुलिस को नहीं मिल पाता है। पुलिस वापस जब थाने में पहुंचती है, एक टीम का गठन करती है और इसी बात पे चर्चा करती है कि आखिरकार उस डेड बॉडी का शिनाख्त कैसे कराया जाए। दरअसल पुलिस ये भी सोचती है कि अपराधी जो कोई भी है काफ़ी शातिर है। इस डेड बॉडी की पहचान छिपाने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए काफ़ी हद तक दिमाग लगाया है। दरअसल पुलिस जब फिर से अपनी टीम के साथ चरई तालाब के पास जाती है, आखिरकार पुलिस को वहाँ पे एक लड़का मिल जाता है जिसकी उम्र है लगभग 14 साल के आसपास। दरअसल वो लड़का इस बात को जानता था कि उस पार्सल को पानी में लाकर किसने फेंका था। पुलिस जब उस 14 साल के लड़के से पूछताछ करती है तो लड़का पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मैं हर रोज़ ही इस चरई तालाब पे टहलने के लिए आता हूँ। कल 25 तारीख को रात्रि के करीब 9:30 बजे के आसपास जब मैं इस चरई तालाब पे बैठा था, एक व्यक्ति ऑटो के माध्यम से यहाँ पर आया था और ये पार्सल भी उसी के साथ में था। दरअसल वो व्यक्ति मेरे से बोल रहा था कि इस पार्सल को तुम पानी में फेंक दो। हालांकि जब मैं पार्सल को उठाया वो काफ़ी भारी भी था और गर्म भी था। मैं जब उस व्यक्ति से पूछा कि इस पार्सल के अंदर क्या है, तो बता रहा था कि इसमें पूजा पाठ की सामग्री है, इसीलिए थोड़ा गर्म भी है, तुम इसे पानी में फेंक दो, मैं तुम्हें कुछ पैसा दे देता हूँ। मैं उससे बोला कि ये पार्सल काफ़ी भारी है, इसीलिए मैं पैसा भी ज़्यादा लूँगा। लेकिन मैं ज़्यादा पैसों का जब डिमांड किया, उसने मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया और इस पार्सल को पानी में फेंक करके जिस ऑटो से वो आया था उसी ऑटो से वापस चला गया। दरअसल ऑटो चलाने वाला एक बूढ़ा व्यक्ति था जिसके चेहरे पे काफ़ी दाढ़ियाँ भी थी। पुलिस उस लड़के से ये भी सवाल करती है कि क्या तुम उस व्यक्ति को जानते हो। इसमें वो लड़का पुलिस वालों को जवाब देता है कि नहीं साहब,
मैं उसे जानता तो नहीं हूँ, पर अगर सामने आया तो मैं उसे देखकर पहचान सकता हूँ। पुलिस उस लड़के से पूछताछ करके इतना तो क्लियर कर जाती है कि उस डेड बॉडी को फेंकने वाला एक व्यक्ति था जिसकी उम्र लगभग 30 साल के आसपास थी। पुलिस अब उस लड़के के ही तहरीर पर जा कर के उस ऑटो चालक को ढूंढना शुरू कर देती है और आखिरकार पुलिस जब थोड़ी सी कोशिश करती है तो वो ऑटो चालक भी मिल जाता है। पुलिस जब उस ऑटो चालक से उस व्यक्ति के बारे में पूछताछ करती है तो ऑटो चालक पुलिस वालों का जवाब देता है कि शायद मैं उस व्यक्ति को सुभाष नगर इलाके से उठाया था और फिर मैं उसे उसी इलाके में ले जाकर उसे छोड़ा भी था। वो बूढ़ा व्यक्ति जब ये सारी बातें पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस अब उस ऑटो चालक के साथ साथ उस 14 साल के लड़के को भी थाने में बुलाती है और फिर इन दोनों के माध्यम से एक स्केच तैयार करती है। स्केच जब बन करके तैयार हो जाता है, उसके बाद से पुलिस उसी फ़ोटो को ले करके सुभाष नगर में जाती है और फिर उस व्यक्ति को ढूंढना शुरू कर देती है। हालांकि पुलिस अपनी तमाम कोशिश तो कर लेती है, पर बावजूद इसके उस व्यक्ति के बारे में कहीं कुछ पता नहीं चलता है और देखते ही देखते लगभग 4 दिन का समय गुजर जाता है। पर जैसे ही 4 दिन का समय गुजरता है, आखिरकार 4 दिनों के बाद उस डेड बॉडी का बाकी हिस्सा भी पुलिस को बरामद हो जाती है। दरअसल बाकी हिस्सा जो साकीनाका थाना के अंतर्गत एक तालाब से बरामद होती है। पुलिस जब उस डेड बॉडी के हाथ पैर के साथ साथ उसका सर बरामद कर लेती है, अब पुलिस के लिए आसान हो जाता है कि उस डेड बॉडी का शिनाख्त हो जाएगा। दरअसल पुलिस अब उसका एक फ़ोटो लेकर के एरिया के तमाम थानों में सर्कुलेट करती है और ये पता लगाने की कोशिश करती है कि कहीं इस तरह की किसी महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट तो नहीं दर्ज कराई गई है। पर वो फ़ोटो जैसे ही इधर साकीनाका थाने में पहुंचता है, साकीनाका थाने की पुलिस उस फ़ोटो को देखकर पहचान जाती है। दरअसल 4 नवंबर को साकीनाका थाने की पुलिस चेंबूर थाने में फ़ोन करती है और कहती है कि 26 अक्टूबर की इस महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट हमारे थाने में दर्ज कराई गई है। दरअसल रिपोर्ट दर्ज कराने वाली उसकी छोटी बहन है जिसका नाम है सुहासिनी हेगड़े, जो सुभाष नगर इलाके की ही रहने वाली है। आखिरकार उस डेड बॉडी की पहचान हो जाती है जिसका नाम है कांता शेट्टी। पुलिस को जैसी इस तरह की डिटेल्स मिल जाती है, उसके बाद से पुलिस अब 4 नवंबर को कांता शेट्टी की बहन सुहासिनी को थाने में बुलाती है और जब उस डेड बॉडी को दिखाती है तो देखने के बाद सुहासिनी शिनाख्त कर लेती है। सुहासिनी जब इस डेड बॉडी की शिनाख्त कर लेती है, उसके बाद से पुलिस अब सुहासिनी से पूछताछ करती है कि तुम्हारी बहन की हत्या कौन कर सकता है। इस पर सुहासिनी पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब मेरी बहन अपने 14 साल के एक बेटे के साथ इसी सुभाष नगर में रहती थी। दरअसल मेरे जीजा की लगभग 2 साल पहले मौत हो चुकी है और 2 सालों से मेरी बहन अपने बेटे के ही साथ रहती थी। 25 अक्टूबर को शाम के वक्त घर से निकली थी और काफ़ी देर तक जब घर पे वापस नहीं आई तो उसका 14 साल का बेटा मेरे पास फ़ोन किया था। मैं तुरंत ही अपनी बहन के बेटे के पास गई थी तो देखी कि मेरी बहन का मोबाइल भी उसके घर पे ही मौजूद है। उसके बाद से मैं उसे हर जगहों पे ढूंढी, जब उसका कहीं कुछ पता नहीं चला, आखिरकार 26 अक्टूबर को इसी साकीनाका थाने में जाकर मैं खुद ही अपनी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस सुहासिनी से सवाल करती है कि क्या तुम और भी हमें कांता के बारे में कुछ बता सकती हो। इस पर सुहासिनी पुलिस वालों को जवाब देती है कि साहब मेरी बहन कांता का एक लड़के के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था जिसका नाम है प्रभाकर शेट्टी, जो सुभाष नगर में ही रहता है। सुहासिनी जब प्रभाकर का नाम लेती है, उसके बाद से पुलिस अब सच्चाई पता लगाने के लिए कांता के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। डिटेल्स को जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि कांता एक नंबर पे पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रही थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर प्रभाकर के ही नाम पर रजिस्टर्ड था। इसीलिए पुलिस अब प्रभाकर से पूछताछ करने के लिए सुभाष नगर उसके कमरे पे जाती है। लेकिन पुलिस जब प्रभाकर के कमरे पे पहुंचती है तो मालूम चलता है कि प्रभाकर अपना घर छोड़ करके फरार हो चुका है, जिसकी वजह से पुलिस को अब पूरा यकीन हो जाता है कि कांता की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि प्रभाकर ने ही किया है। इसीलिए पुलिस अब प्रभाकर को ढूंढना शुरू कर देती है और आखिरकार 4 दिनों के बाद 8 नवंबर को पुलिस प्रभाकर को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब प्रभाकर को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आती है और जब उससे कांता की हत्या के बारे में पूछताछ करती है
तो प्रभाकर भी बिना किसी सख्ती दबाव के तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। दरअसल प्रभाकर, जो कि मूल रूप से कर्नाटक प्रदेश के उडुपी जिले के अंदर का इन्ना गांव का रहने वाला है। प्रभाकर के परिवार में उसके माता पिता के अलावा भाई बहन भी है। दरअसल प्रभाकर जो कर्नाटक से ही होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करता है और जब उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, करीब 1.5 साल पहले एक नौकरी की तलाश में मुंबई शहर में आता है। मुंबई शहर में जब पहुंचता है तो मुंबई के चेंबूर इलाके में ही उसे एक होटल में मैनेजर पद की नौकरी मिल जाती है। उसके बाद से सुभाष नगर इलाके में ही एक किराए का कमरा लेकर रहने लगता है। बीच बीच में जब भी उसे छुट्टी मिलता है, अक्सर अपने घर भी आते जाते रहता है। इधर कांता के पति करनाकर सेठी भी जो कि बिजनेस करता था, लेकिन 2 साल पहले एक बीमारी की वजह से उसकी मौत हो जाती है। कांता भी जो मूल रूप से कर्नाटक प्रदेश की ही रहने वाली है। कांता के पति की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से कांता अपने 12 साल के बेटे के साथ बड़ी मुश्किल से अपना जीवन व्यतीत करती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से लगभग 1.5 साल पहले, जब कांता कर्नाटक से ट्रेन पकड़ करके मुंबई के लिए रवाना होती है। उसी ट्रेन में कांता की पहली बार मुलाकात प्रभाकर सेठी से होती है। चूँकि दोनों आमने सामने सीट पर बैठे हुए थे, इसीलिए ट्रेन के अंदर दोनों ही एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। लेकिन प्रभाकर इतने बेहतर तरीके से कांता से बातचीत करता है कि कांता पहली नज़र में उसे पसंद कर लेती है। दोनों बातचीत करते हुए जब मुंबई शहर में पहुंचते हैं, चूँकि दोनों को ये मालूम हो चुका था कि दोनों ही सुभाष नगर इलाके के ही रहने वाले हैं, इसीलिए रेलवे स्टेशन पे ही अपना अपना मोबाइल नंबर भी एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। और जब अपने अपने घरों पे पहुंचते हैं, आखिरकार 2 दिनों के बाद अक्सर फ़ोन के ज़रिए एक दूसरे से बातचीत भी करने लगते हैं। जैसे ही कुछ दिनों का समय गुजरता है, आखिरकार एक दिन प्रभाकर भी अपनी दिल की बात कांता से कह देता है और इधर कांता भी उसी पल का इंतज़ार कर रही थी। प्रभाकर जैसे ही अपने प्यार का इजहार करता है, कांता भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसकी वजह से कांता और प्रभाकर के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। कांता और प्रभाकर के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, उसके बाद से प्रभाकर कभी कांता से मुलाकात करने के लिए उसके कमरे पे जाता है, तो कभी उसे अपने कमरे पे बुला लेता है। ये सिलसिला लगभग 1.5 सालों तक चलता है, पर जैसे ही 1.5 साल का समय गुजरता है, अब कांता प्रभाकर से शादी करने का फैसला कर लेती है। हालांकि इन 1.5 सालों के बीच में कांता प्रभाकर से कई बार शादी करने के लिए कह चुकी थी, लेकिन प्रभाकर कोई ना कोई बहाना करके उसे टाल देता था। लेकिन जैसे ही 1.5 साल का समय गुजरता है, एक दिन कांता को ये मालूम चल जाता है कि प्रभाकर के परिवार वाले उसकी शादी कराने के लिए एक लड़की की तलाश कर रहे हैं। इस बात की जानकारी जैसे ही कांता को मालूम चलता है, जब जाकर के प्रभाकर से पूछती है, तो प्रभाकर भी उसे बड़ी आसानी से जवाब देता है कि इसमें घबराने वाली क्या बात है, मैं जवान हो चुका हूँ, पैसा भी ठीक ठाक कमा रहा हूँ, तो मेरे घर वाले शादी करने के लिए लड़की तो ढूंढेंगे ही। इस पे कांता प्रभाकर से कहती है कि तुमने मुझसे शादी करने का वादा किया था, इसीलिए तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते हो। कांता जब प्रभाकर के ऊपर शादी करने की दबाव डालने लगती है, तब जाकर के प्रभाकर को लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। दरअसल प्रभाकर जो कांता के साथ केवल अपना टाइम पास कर रहा था। दरअसल प्रभाकर कांता से सिर्फ इसलिए शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि वो एक विधवा थी। प्रभाकर को ये अच्छी तरीके से मालूम था कि अगर वो एक विधवा महिला से शादी कर लेता है, उसके परिवार वाले कभी भी इस शादी की मंजूरी नहीं देंगे। और सच तो बात ये थी कि खुद प्रभाकर भी कांता से शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन कांता जब प्रभाकर के ऊपर शादी करने के लिए दबाव डालने लगती है और प्रभाकर जब उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है, तो कांता उसे धमकी देते हुए कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे घर पे पहुंच जाऊंगी और सारी बात तुम्हारे परिवार वालों को बता दूंगी, और इससे भी अगर तुम शादी करने के लिए तैयार नहीं हुए तो मैं कानून की मदद लूँगी। इस तरह की धमकियाँ जब देना शुरू करती है, ये सुनकर प्रभाकर एकदम से डर जाता है। दरअसल अब प्रभाकर को अपना फ्यूचर लेकर के डर सताने लगता है। प्रभाकर ये सोच लेता है कि जब तक कांता इस दुनिया में रहेगी, उसके जीते जी वो किसी और से शादी नहीं कर सकता है। इसीलिए प्रभाकर अब कांता को इस दुनिया से हटाने का फैसला कर लेता है और फिर कांता को इस दुनिया से हटाने के लिए एक बहुत बेहतर प्लान बनाता है। दरअसल 25 अक्टूबर को कांता जब प्रभाकर के नंबर पर फ़ोन करती है और जब उससे मिलने के लिए अपने घर पे बुलाती है,
तो प्रभाकर कांता से झूठ बोलते हुए कहता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें मिलना है तो मेरे ही कमरे पे आ जाओ। अपने कमरे पे जब बुलाता है, कांता इसके लिए तैयार ही नहीं होती है, बल्कि इतनी जल्दबाजी में अपने घर से निकलती है कि अपना मोबाइल घर पे ही भूल जाती है और शाम के करीब 5 बजे के आसपास प्रभाकर के कमरे पे पहुंच जाती है। जब प्रभाकर के कमरे पे पहुंचती है, थोड़ी देर बैठ करके दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं और बातों ही बातों में प्रभाकर कांता से संबंध बनाने के लिए कहता है। हालांकि अपने घर के अंदर जब कांता से संबंध बनाने के लिए कहता है, कांता भी इसके लिए तैयार हो जाती है, लेकिन प्रभाकर कांता से कहता है कि आज हम कुछ अलग तरीके से करेंगे। दरअसल मैं चाहता हूं कि बाथरूम में चलते हैं और बाथरूम के अंदर ही अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं। बाथरूम में ले जाने के लिए कहता है, कांता इसके लिए भी तैयार हो जाती है। उसके बाद से दोनों अपने शरीर के सारे कपड़े उतारते हैं और बाथरूम में चले जाते हैं। दरअसल इधर प्रभाकर, जो कि अपने षड्यंत्र के तहत पहले से ही अपने बाथरूम के अंदर एक तेजधार हथियार को छिपा रखा था। बाथरूम के जब अंदर जाते हैं, पहले दोनों अपनी ख्वाहिशें पूरा करते हैं और जैसे ही दोनों की अपनी ख्वाहिशें पूरी हो जाती है, उसके बाद से प्रभाकर मौका देख करके उस हथियार को अपने हाथ में ले लेता है और उसी हथियार को कांता के गले पे चला देता है, जिसकी वजह से बाथरूम के अंदर ही कांता की मौत हो जाती है। कांता की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से उसी हथियार से प्रभाकर कांता की डेड बॉडी के कई अलग हिस्सों में कर देता है। उसके बाद से उसके हाथ और पैर और सर को एक पन्नी में पैक करता है और बाकी डेड बॉडी के हिस्सों को एक पार्सल में पैक कर देता है। पैक करने के बाद उसी रात को ही करीब 9 बजे के आसपास उस पार्सल को लेकर अपने घर से निकलता है और बाहर एक ऑटो पकड़ करके इसी चराई तालाब के पास पहुंच जाता है, जहां पे उसे एक 14 साल का लड़का मिलता है। दरअसल प्रभाकर पहले उस लड़के से उस पार्सल को पानी में फेंकने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़का जब ज़्यादा पैसों का डिमांड कर देता है, उसके बाद से प्रभाकर खुद ही उस पार्सल को लेकर के पानी में फेंक देता है और फिर उसी ऑटो को पकड़कर वापस अपने घर पे पहुंच जाता है। घर पे पहुंचने के बाद जो इधर कांता की डेड बॉडी के बाकी हिस्से थे, उस बाकी हिस्से को भी लेकर के साकीनाका के इलाके में जाता है और फिर साकीनाका के एक तालाब में उसे भी फेंक देता है और उसी रात को वापस अपने घर पे आ जाता है। वाकई में प्रभाकर जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस प्रभाकर को गिरफ्तार करने के बाद अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है राधे श्याम शर्मा। राधे श्याम शर्मा जो सिरसी, जयपुर, राजस्थान प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं मोहम्मद आबिद। मोहम्मद आबिद जो दिल्ली शहर के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं अजय। अजय जो अहमदाबाद के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं राहुल सिंह। राहुल सिंह जो पंजाब प्रदेश के रहने वाले हैं। पांचवें मेरे व्यूअर हैं सम्राट दास महंत। सम्राट दास महंत जो गांव डोंगरी, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं राकेश पटेल। राकेश पटेल जो जिला बनारसी, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।